हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम बच्चों ने लिखा है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, यानी कि भारत में औपनिवेशिक शासन काल। ये जो बच्चों चैप्टर है वो एसएसटी का जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए इससे हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चों। हिंदी और इंग्लिश एक साथ करेंगे ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में भी समझ में आ जाए और याद करने में आसानी रहे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय कुछ गंवाए। देखो फर्स्ट में लिखा है व्हाट इज कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद क्या है। लिखे बच्चों गिव 3 डिफरेंट डेफिनेशन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ योर नॉलेज, यानी कि इस अध्याय में अपनी जानकारी के आधार पर 3 विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है बच्चों, चैप्टर आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉलोनिज्म क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बच्चों इसको हम कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। पर इतने में आंसर होगा नहीं, आपको पूरा बड़े में लिखना होगा आंसर, ताकि नंबर आपको सही से मिल पाए। तो उसका आंसर क्या दे रखा है, लिखा है कॉलोनिज्म इज द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट अनदर कंट्री और रीजन पॉलिटिकली, है ना, इकोनॉमिकली एंड सोशली। इसका मतलब बच्चों ये होता है उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश की या क्षेत्र या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करके, है ना, वहाँ पर कंट्रोल कर लेता है और उनका शोषण करता है। एंड कल्चरली ऑफन यूजिंग मिलिट्री फोर्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर, तो उसको बोला गया इसमें अवसर, सैन्य शक्ति और आर्थिक दबाव का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जब एक पावरफुल देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वहाँ पर क्या क्या बदलाव करता है। एक तो यहाँ पर दे रखा है राजनीतिक, तो राजनीतिक मतलब होता है कि वो इंडिया है ना, जैसे ये इंडिया है तो इसको पूरा कंट्रोल कर लेगा, है ना। और लिखा है आर्थिक, आर्थिक मतलब होता है पैसा, है ना, इकोनॉमिक कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इकोनॉमिकली मतलब उसका जो भी वहाँ पर पैसे कारोबार हो रहा वो अपने अंडर में ले लेगा। नेक्स्ट रखा है सोशली, यानी पूरा समाज बदल देगा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का भाषा, सब कुछ बदल देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है कल्चर, है ना, कल्चर इसी को कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में संस्कृति कहते हैं। तो ये सब पूरा बदल देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम उपनिवेशवाद या इंग्लिश में कॉलोनिज्म कहते हैं। अब इसके वो 3 डेफिनेशन आपके बुक में दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा हिस्टोरिकल डेफिनेशन, कॉलोनिज्म इज अ सिस्टम इन विच फॉरेन पावर एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, यानी दूसरे कंट्री पर वो पावर को कंट्रोल कर लेती है वहाँ के, और टेरिटरी एंड यूजेज इट्स रिसोर्सेज टू सर्व इट्स ऑन इंटरेस्ट, यानी वहाँ पे जो कोयला है, जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज, पेट्रोल, डीजल, वट एवर जो भी उस जमीन से निकलता है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी। लिखा है उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई विदेशी शक्ति दूसरे देश पर या क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करती है और उसके संसाधनों का उपयोग अपने हितों के लिए करती है, यानी अपने फायदे के लिए करती है। नेक्स्ट ओके बच्चों हम पढ़ लेते हैं। अगला हम क्या पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल डेफिनेशन या राजनीतिक परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए कॉलोनिज्म इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिटिकल रूल ऑफ द वन कंट्री ओवर अनदर, मतलब उपनिवेशवाद एक देश दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक शासन है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है कि जब कोई देश जाकर वहां पर खुद कंट्रोल करता है उसे को बच्चों हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और अगर वो जाकर कुछ इस तरीके से राजाओं को अपने वश में कर ले या अपनी कठपुतली बना ले तो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इनफॉर्मल कहते हैं। इन्वॉल्विंग कन्क्वेस्ट, वो क्या करते हैं वहां पर विजय कर लेते हैं, यानी उसको जीत लेते हैं, किसी राज्य को मिला लेते हैं, या स्थानीय शासनों को कमजोर करना शामिल हो सकता है, वहां पर राजाओं को कमजोर करना ये सब शामिल हो सकता है। लिखा है इंग्लिश में एनेक्सेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द लोकल गवर्नेंस। थर्ड पॉइंट बोला गया इकोनॉमिक एंड सोशल डिफिनेशन, है ना। लिखा आर्थिक एंड सामाजिक परिभाषा। लिखा है बच्चों कॉलोनिज्म इज अ प्रोसेस इन विच द डोमिनेंट कंट्री एक्सप्लॉइट द इकोनॉमी, यानी कि उपनिवेशवाद यह प्रक्रिया है जिसमें शक्तिशाली जो देश है वो दूसरे देश पे क्या करता है, अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ के मार्केट को, वहाँ के लेबर को और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, अपने लिए यूज करता है। आगे लिखा है बच्चों लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कॉलोनाइज्ड लैंड व्हाइल आल्सो ट्राइंग टू इम्पोज इट्स लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर, वो क्या करता है अपनी भाषा, अपनी शिक्षा और संस्कृति को भी लागू करने के प्रयास करता है। तो वहां पर हर एक चीज को बदलना चाहता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, देखो ये भारत है हमारा, है ना, अनडिवाइडेड भारत है। जब पूरा भारत ऐसे हुआ करता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसमें शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दूसरे देश से यहाँ पर हमारे देश में आए थे।
ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर बोला गया कॉलोनियल रूलर्स ऑफन क्लेम दैट द मिशन वाज सिविलाइज द पीपल दे रूल्ड, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं बच्चों। लेकिन औपनिवेशिक शासक अक्सर दावा करते थे कि उनका उद्देश्य जिन लोगों पर शासन करते हैं उन्हें सभ्य बनाना है। इस अध्याय के प्रमाणों के आधार पर क्या आपको लगता है कि भारत के मामले में यह सही थी, क्यों और क्यों नहीं? लिखा है बेस्ड ऑन दिस एविडेंस इन दिस चैप्टर डू यू थिंक दिस वाज ट्रू इन केस ऑफ इंडिया, व्हाई और व्हाई नॉट? तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है कि अंग्रेजों ने हम इंडियंस को पढ़ाने की कोशिश की, हमें इंग्लिश और हिंदी और भी चीज़ें सिखाने की कोशिश की, तो उनके अकॉर्डिंग हम असभ्य थे क्या? हम उनके हिसाब से हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था क्या? ये सच है? तो बोला कि हाँ, अगर हाँ तो क्यों, और क्यों नहीं तो क्यों नहीं, यहाँ पर ही बोला गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर था नो, ऐसा नहीं था, हम इंडियन लोग पढ़े लिखे भी थे। लेकिन दिस क्लेम डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन द नेचर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो लिखा है नहीं, यह दावा भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी प्रकृति को नहीं समझाता। ब्रिटिशों का दावा था कि वे आधुनिक शिक्षा, कानून, रेलवे और अन्य प्रकार की प्रगति भारत में ला रहे हैं। उनका ये कह रहे थे कि वो ये सब ला रहे हैं। द ब्रिटिश क्लेम दैट दे वर ब्रिंगिंग मॉडर्न एजुकेशन, लॉ, रेलवेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, बट देयर रूल वाज आल्सो क्लोजली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। लेकिन उनका शासन आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण में भी गहराई से जुड़ा था। तो सिर्फ बच्चों हमें पढ़ाने लिखाने, हमें वो यहाँ पर सभ्य बनाने नहीं आए थे, वो हमारे देश पर राज करने आए थे। वो हमारे देश में जो भी संसाधन थे उनको लेने आए थे, तो वही यहाँ बताया गया है। तो आपकी बुक में कौन कौन से एविडेंस दे रखे हैं, कौन कौन से सबूत दे रखे हैं कि वो लोग यहाँ पर हमें सभ्य बनाने नहीं बल्कि वो हमें हमारे भारत को लूटने आए थे। तो फर्स्ट दे रखा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक शोषण। लिखा है बच्चों इंडियन रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, इंडिगो वर यूज टू सपोर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, है ना। तो मतलब ये बताइए कपास और नील जैसे भारतीय कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। तो वो लोग यहाँ पर आए थे कच्चा माल इंडियन से लेने के लिए, ताकि ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में अंग्रेजों को सभी चीजें मिल पाए। देखिए टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है कपड़े और हाथ से जो बनते थे कपड़े। इंडस्ट्री सफर्ड बिकॉज ऑफ कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी, औपनिवेशिक व्यापार नीतियों के कारण भारतीय वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों का नुकसान हुआ। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे थे कि जो इंडिया के जो कपड़े थे जो हाथों से बनते थे उनको पूरा खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लिखा है बच्चों नेक्स्ट पे हैवी टैक्सेशन एंड फेमाइन। तो जो भी वो लोग करते थे उस पर हर एक पे टैक्स लगा देते थे अंग्रेज लोग। देखिए भारी कर और अकाल, हैवी लैंड रिवेन्यू डिमांड प्लेस्ड प्रेशर ऑन पेजेंट, भारी भूमि राजस्व ने किसानों को दबाव डाला। अकाल के समय भी औपनिवेशिक नीतियों ने कई बार राजस्व वसूली और प्रशासनिक हितों की प्राथमिकता दी। यानी कि बच्चों जब अकाल पड़ा था, खाने की इंडिया में कमी चल रही थी, उसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया था, तो हम इंडियन से टैक्स मांगे थे। सोचो उनके पास खाने के पैसे हैं नहीं और ऊपर से उनसे और टैक्स मांगा जा रहा था अंग्रेज। तो वही बताया गया ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फेमाइन कॉलोनियल फैमिलीज ऑफन कंटिन्यू टू प्रायोरिटीज रिवेन्यू कलेक्शन, वो कलेक्शन कर रहे थे एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, और भी जो चीजें थी वो ले रहे थे। नेक्स्ट लिखा चेंज इन ट्रेडिशन गवर्नेंस। तो देखो यहाँ पर हिंदी में क्या होता है कि पारंपरिक शासन में परिवर्तन। तो लिखा है मेनी इंडियन रूलर लोस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जो राजा थे वो राजा को हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लिखे कई भारतीय शासकों ने अपनी राजनीतिक सत्ता खो दी और कुछ राज्यों का विलय कर दिया गया, कुछ राज्यों को मिला दिया गया, है ना। लिखा है कि सम स्टेट वर एनेक्स्ड व्हाइल अदर्स केम इनटू अंडर ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल थ्रू ट्रीटीज एंड द अरेंजमेंट। तो जबकि अन्य संधियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। तो इसके कारण क्या होता है, ब्रिटिश के अंडर में ये सब आ गए थे। नेक्स्ट लिखा है एजुकेशन पॉलिसीज, यानी कि शिक्षा नीतियां। तो इन्होंने शिक्षा नीतियां भी लिए थे, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वो शिक्षा के लिए आए थे। तो देख लेते हैं। तो लिखा है मैकॉले सपोर्टेड द इंग्लिश एजुकेशन एंड वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश आइडियाज। तो जो मैकॉले था, मैकॉले ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और ऐसी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को एक वर्ग विकसित करना चाहा जो ब्रिटिश विचारों से प्रभावित हो। तो वो चाहते थे कि हम ऐसा इंग्लिश यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि सभी इंडियंस को इंग्लिश बोलना आ जाए, ताकि इंडियन लोग उनके यहाँ पर जॉब और नौकर बन पाए।
लेकिन इससे अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ा और कई स्वदेशी शिक्षा प्रणालियों का आधिकारिक महत्व कम हुआ। तो जो इंडिया में गुरुकुल हुआ करते थे, आप इस फोटो में देखिए बच्चों, गुरुकुल ये इस जमाने में पहले हुआ करते थे, इनको हटा दिया गया। वही बच्चों लिखा है, दिस इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाई रिड्यूसिंग द ऑफिशियल इम्पोर्टेंस ऑफ मेनी इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ लर्निंग। तो वही यहाँ पर देखो हुआ था, देखो इस तरीके से वो लोग स्कूल लेके आए थे, ट्रेन लेकर आए थे, इंडिया के लोगों को देखो पैसों से लगे थे तोलने वो लोग, है ना। देखो यहाँ पे सूखा पड़ रहा था, लेकिन सूखे में वो लोग उसके बावजूद वो टैक्स ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, हाउ वाज द ब्रिटिश अप्रोच टू कॉलोनाइजिंग इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर यूरोपियन पावर्स लाइक द पोर्चुगीज और द फ्रेंच। यानी भारत को उपनिवेश बनाने की ब्रिटिश नीति पूर्ववर्ती यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाली या फ्रांसीसी किस प्रकार भिन्न थी, अब वो पढ़ते हैं कि किस तरह से अलग थी। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये दोनों यानी पुर्तगाल के लोग और फ्रेंच के लोग ब्रिटिश से किस तरह से अलग थे, अब वो हम पढ़ते हैं। तो देखो लिखा है इसमें क्या था, इनका एम क्या था, इनका पहले उद्देश्य क्या था, वो पढ़ते हैं। लिखा है तो पोर्टुगीज का उद्देश्य था ट्रेड, है ना। ये लोग क्या कर रहे थे, व्यापार करने आए थे, स्पाइसेस का, है ना, टेक्सटाइल का, एंड सी डोमिनेंस, यानी कि ये लोग मसाले, वस्त्र आदि का व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी और ये पुर्तगाली लोग आए थे। और ब्रिटिश क्या करने आए थे, तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कंट्रोल। उनको ये भी पता था कि यहाँ पर जो राजा है, जो औरंगजेब था, उसकी जो डेथ हो गई थी 1707 में, उसके बाद उनको पता चल गया था कि अब यहाँ पर कोई राजा परमानेंट नहीं रह पाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एनेक्स्ड यानी कि कब्जा करने की सोच ली थी लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि यहाँ पर लोगों को हम परेशान करेंगे पैसे से, है ना, टैक्स से। लिखे दीर्घकालिक राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक शोषण यहाँ पर किया गया था। अब आगे आते हैं टेरिटरी कंट्रोल, यानी कि क्षेत्रीय नियंत्रण, किन लोगों ने कहां पर कंट्रोल किया वो पढ़ते हैं। ठीक है, लिमिटेड द पोर्ट्स लाइक गोवा, पोर्टुगीज एंड पौंडीचेरी फ्रेंच, है ना। तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि गोवा और पौंडीचेरी पर किन कौन लोगों ने शासन किया था, तो गोवा पे किया था इन पुर्तगालियों ने, और फ्रेंच लोगों ने क्या किया था, तो पौंडीचेरी भी किया था, है ना। लिखा गोवा में इन्होंने किया था और पौंडीचेरी फ्रांसीसियों जैसे कुछ यहाँ पर सीमित थे, यानी बहुत कम जगहों पर इन्होंने कब्जा किया था। लेकिन ब्रिटिश का देखिए टुक ओवर वास्ट टेरिटरी अक्रॉस इंडिया थ्रू वॉर्स, ट्रीटीज एंड एक्सटेंशन। लिखा है कि युद्धों, संधियों और विलय के माध्यम से भारत के विशाल क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया, यानी बहुत बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में चला गया अंग्रेजों के। लिखा है बच्चों अप्रोच, है ना, मतलब होता है कार्य प्रणाली, ये क्या काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। अब देखो लिखा है पोर्टुगीज का वायलेंट बट शॉर्टन, ये लोग वायलेंट थे, मतलब हिंसक थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए करते थे। मोस्टली स्टे कोस्टल, लोग कहाँ रुके थे, तो ये समुद्र किनारे ही रुके थे। ओके, अब इनका देखते हैं। लिखा है कूटनीतिक, यानी सिस्टमैटिक यूजिंग डिप्लोमेसी, ये एक दिमाग से सोच कर इन्होंने पूरे भारत के अंदर, है ना, अंदर वहां पर एक्सपेंड किया, अपने आप को बढ़ाया। लिखा है सैन्य शक्ति और प्रशासन का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से शासन का विस्तार किया। ठीक है, एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सपेंड रूल, तो उन्होंने अपने रूल को एक्सपेंड किया, बढ़ाया। आगे आते बच्चों मिलिट्री स्ट्रेटजी, यानी कि सैन्य रणनीति इन्होंने कैसे रखी, तो देखो इनका हम पढ़ लेते हैं। लिखा है रिलीफ ऑन अलायंसेस एंड स्मॉल आर्मीज, यानी कि छोटे बल और इनके स्थानीय सहयोग पर निर्भर थे, इनके पास ज्यादा के पास सेना नहीं थी। बट ब्रिटिशर्स के पास लिखा है बिल्ट अ लार्ज आर्मी विथ इंडियन सिपाही, इंडियन को वहां पर भर्ती कर लेते थे। ठीक है बच्चों, भारतीय सिपाहियों के साथ बड़ी सेना बनाई इन्होंने, और बंगाल और मैसूर और मराठों जैसी प्रमुख भारतीय शक्तियों को पराजित किया। यानी कि इन्होंने किन किन को हराया था, बंगाल के राजाओं को, मैसूर के राजाओं को और मराठा के राजाओं को हरा दिया। लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लिखा है बच्चों प्रशासन, प्रशासन मतलब होता है देख रेख करना। इन्होंने किस तरह से यहाँ पर प्रशासन किया। लिखा है नो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन फोकस वाज कॉमर्स, तो इनके पास कोई ऐसा प्रशासन था नहीं, इन्होंने कुछ राजा बन के नहीं सोची। लिखा है मुख्य ध्यान इनका व्यापार पे था, ये लोग बस पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज, लिखा है एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर लाइक ICS, है ना। देखो ICS मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, न्यू लॉज एंड लैंड सिस्टम, यानी इन्होंने केवल नए नए लॉ कानून लेकर भी आए थे हमारे देश में। भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, जैसे IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं वो इनके द्वारा ही लाया गया था। नए कानून और भूमि राजस्व व्यवस्था जैसी मजबूत प्रशासनिक प्रणाली इन्होंने स्थापित की। नेक्स्ट और आखिरी लिखा है बच्चों कल्चरल इम्पैक्ट, तो लिखा है माइनर इन्फ्लुएंस, मतलब इन्होंने ज़्यादा नहीं किया, इन्होंने भी अपना धर्म फैलाया था, इन्होंने भी किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेनली रिलीजन, इन्होंने रिलीजन को ही फैलाया था, क्रिश्चियनिटी को,
है ना। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, सीमित प्रभाव इनका मेन था कि वो धर्म को बढ़ा रहे थे, ईसाई धर्म को, लेकिन अंग्रेजों क्या था, डीप कल्चर इन्फ्लुएंस, ये लोग गहराई से सोचते थे कि पूरे भारत लोग यहाँ पर क्रिश्चियन बन जाए, इंग्लिश एजुकेशन आ जाए, लीगल सिस्टम हो जाए, रेलवे, वेस्टर्न कस्टम यहाँ पर, यानी जो भी वेस्टर्न की जो भी संस्कृति है, कहाँ की, इंग्लैंड की जो संस्कृति है वो यहाँ पर आ जाए, है ना। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था, रेल मार्ग और पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है इंग्लैंड की जो भी संस्कृति है ना, वो यहाँ पर आ जाए, है ना बच्चों। तो ये सब कौन चाहता था, ब्रिटेन वाले चाहते थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है इंडियंस फंडेड देयर ऑन सब्जुगेशन, है ना। देखिए भारतीयों ने अपने ही अधीन होने का खर्चा उठाया। व्हाट डज दिस मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया लाइक द रेलवे एंड टेलीग्राफ नेटवर्क। भारत में रेलवे और तार व्यवस्था जैसी ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों ये पढ़ लेते हैं कि इनका क्या मतलब था। सिंपल सी बात है, तो भारत के लोगों ने अपना खर्चा खुद उठाया था। देखिए ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान, इसका मतलब होता है अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रेलवे, यानी अंग्रेज क्या लाए थे हमारे लिए, रेलवे लेके आए थे, टेलीग्राफ लेके आए थे, एंड पोस्टल नेटवर्क, यानी जो चिट्ठी भेजने का जो तरीका था वही यही लेकर आए थे। ठीक है, ब्रिटिश ने रेलवे, तार और डाक जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं विकसित की। ठीक है, एल्दो दीज प्रोजेक्ट लेटर प्रोवाइडेड बेनिफिट द इंडियन सोसाइटी, यानी ये सब फायदा किसको हुआ, इंडियंस को भी फायदा हुआ। बाद में इन परियोजनाओं से भारतीय समाज को भी लाभ हुआ, लेकिन है ना, दे वर इनिशियली डिजाइन टू सर्व इंपोर्टेंट ब्रिटिश इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इंटरेस्टेड, यानी ये जो बनाया गया था वो सब उन्होंने अपने लिए बनाया था, बाद में इंडियन से उठाया वो अलग बात है, लेकिन प्रारंभ में उनका उपयोग अंग्रेजों ने अपने लिए इन सभी चीजों के लिए इस्तेमाल के लिए किया था। हाउ इंडियंस फंडेड देयर ऑन सब्जुगेशन, तो भारतीयों ने अपना खर्चा कैसे उठाया वो पढ़ते हैं। तो लिखा है इंडियन टैक्स, उन्होंने टैक्स दिया, इंडियन है ना, भारतीयों ने टैक्स दिया ये। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस हेल्प फाइनेंस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बोला गया बच्चों भारतीयों से वसूला गया जो पैसा था वो ट्रेन के लिए लगाया गया, वो फैक्ट्रियों के लगाया गया, जो इंडियन लोग भी उसमें काम किया करते थे, प्रशासन और आधारभूत संरचना के खर्च में लगाया जाता था। नेक्स्ट लिखा है रेलवेज, तो लिखा है रेलवेज मेड इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल सच एज कॉटन एंड गोल्ड पार्ट्स एंड ब्रिटिश कंट्रोल मार्केट। तो देखो ये जो रेलवे था, रेलवे से कपास, कोयले जैसे कच्चे माल की बंदरगाहों, ब्रिटिश नियंत्रित बाजारों तक पहुंचना आसान हुआ। तो बच्चों ट्रेन आने का ये फायदा हुआ कि वो दूर दूर तक भी जाने लगे थे, जहां उनको जाना पॉसिबल नहीं होता था वहां भी वो जाने लगे थे। टेलीग्राफ नेटवर्क अलाउड ब्रिटिश ऑफिसर टू कम्युनिकेट, तो चिट्ठी से फायदा ये हुआ कि वो लोग अब मैसेज एक दूसरे को दे सकते थे, जो भी वहां पर वो संदेश देना होता हो। ठीक है, तार मतलब चिट्ठी से ब्रिटिश अधिकारियों को तेजी से संवाद करने और प्रशासनिक तथा सैन्य कार्यों को समझने में सहायता मिलती थी। तो लिखे है बच्चों से एंड कोऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्शन, तो जो भी मिलिट्री एक्शन वहां पे चलते थे उनसे आपस में वो बातचीत किया करते थे। तो जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इंडियन कोस्ट, यानी कि भारतीयों की लागत, इंडिया की क्या लागत थी वो है, इंडियन लोग अपना टैक्स देते थे। तो लिखा इंडियंस इंडियंस तो जो लिखा है इंडियंस पे मच ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन बोर बियर, अच्छा तो जो लिखा है इंडियंस बोर मच ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन थ्रू टैक्सेस एंड लैंड रिवेन्यू, यानी भारतीयों ने करों और भूमि राजस्व के माध्यम से काफी खर्च उठाया है ना। तो यहाँ पे बोर लिखा है, बोर जो है जो बियर का थर्ड फॉर्म में बोर होता है, यानी उठाना होता है। तो भारतीयों ने काफी खर्चा उठाया था अंग्रेजों का, और जो भी देश में बन रहा था, चाहे फैक्ट्री हो चाहे वो रेलवे हो, उनके द्वारा। तो यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कि अंग्रेज के द्वारा ही है ना ये पैसे ले रहे हैं, है ना, टैक्स के फॉर्म में ले रहे थे। तो इसके द्वारा ये ट्रेन और ये सब चीजें हो पाया, हम इंडियन के बदौलत ही हो पाया था ये। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो लिखा है
बच्चों लिखे व्हाट डज द फ्रेज डिवाइड एंड रूल मीन, गिव एग्जांपल ऑफ हाउ दिस वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो बच्चों लिखा है फूट डालो और राज करो, वाक्यांश का अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे किस प्रकार लाया गया, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों आप तो बचपन से पढ़ते आए हो, तो ये लोग हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाते थे हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को, है ना। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से इसका दे रखा है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते, डिवाइड एंड रूल होता क्या है। तो देखो देखा, डिवाइड एंड रूल रेफर टू स्ट्रेटजी इन which ruling power uses deepens division among different groups so that they find a difficulty to unite against the ruler। फूट डालो और राज करो ऐसा रणनीति कहा जाता है कि जिसमें शासक विभिन्न समूहों के बीच मौजूद मतभेदों का उपयोग या उन्हें बढ़ाकर अपना शासन मजबूत करता है। यानी अंग्रेज लोग क्या करते थे बच्चों, अंग्रेज लोग हम इंडियंस को आपस में लड़ाते थे और उसका फायदा वो खुद उठाते थे ताकि वे इनके विरुद्ध एकजुट ना हो सके। यानी कि अगर हम दोनों लड़ेंगे, यानी बच्चों यानी कि हिंदू और मुस्लिम लड़ेंगे तो कोई भी इनके खिलाफ नहीं जा पाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन समटाइम्स प्रेजेंटेड रिलीजियस कम्युनिकेट्स सच सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग टू मिसट्रस्ट एंड कंपटीशन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतभेद औपनिवेशिक नीतियों और राजनीतिक वर्गीकरण ने कभी कभी धार्मिक समुदाय को अलग अलग राजनीतिक समूहों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे अविश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। तो बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को अलग अलग बांट दिया। अब अलग अलग बांटने से क्या हुआ, दोनों में कंपटीशन, ये इससे आगे जाने की सोचते, ये इससे आगे सोचते हैं, तो आपस में लोग कंपटीशन करते और फायदा किसको होता था, अंग्रेजों को फायदा होता था। तो वही यहाँ बताया गया है, इन दोनों में अविश्वास, विश्वास बढ़ गया, मिसट्रस्ट हो गया और दोनों में कंपटीशन बढ़ गया। देखिए प्रिंसली स्टेट एंड द ब्रिटिश इंडिया। तो बच्चों प्रिंसली स्टेट मतलब होता है वो जगह जहां पर भारत में राजाओं का शासन चल रहा था। तो लिखा है ब्रिटिश मेंटेन रिलेशनशिप इंडियन प्रिंसली थ्रू ट्रीटीज एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट, यानी ब्रिटिश संधियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय राजाओं के साथ संबंध बनाए। यानी अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हरा दिया और अपने अपने उनको क्या बना लिया, कुछ इस तरह से कठपुतली राजा बना दिया उनको, है ना। और जैसा अंग्रेज बोलेंगे अब वैसा उनको करना पड़ेगा। देखिए इनमें विभिन्न राज्यों को अलग अलग नियंत्रित करना आसान होगा। दिस हेल्प देम मैनेज डिफरेंट स्टेट सेपरेटली रेदर देन द अलाउंग अ यूनाइटेड पॉलिटिकल ऑपोजिशन। तो अगर वो एक रहते तो उनको उनके ऊपर राज करना कठिन होता, लेकिन वो अलग अलग हो गए इसलिए उनके ऊपर राज करना अंग्रेजों को काफी आसान हो गया। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस डिवीजन यानी सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन, जाति क्षेत्र समुदाय, है ना, डिफरेंसेस रिलेटेड टू द कास्ट। देखो वहां पर बहुत से भेदभाव होते थे कास्ट में, कि तुम्हारी जात अलग है हमारी जात अलग है। वही बताएगा जो कि जाति के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, है ना, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा लोग रहते थे, जहाँ पे कम हिंदू लोग रहते थे, तो इस तरीके से वो आपस में लड़ाते रहते थे। ओके, लिखा है समुदाय, है ना, कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट वर समटाइम यूज वे दैट स्ट्रेंथन कॉलोनियल कंट्रोल। तो वो इस प्रकार से उपयोग किया करते थे कि उनकी पावर, अंग्रेजों की पावर हमेशा बढ़ती गई थी, उनका कंट्रोल बढ़ता गया, है ना। तो इस तरीके से वो हम पे शासन किया करते थे। बाकी आप इसको एक्स्ट्रा के लिए पढ़ सकते हो, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या लिखा है बच्चों, लिखा है चूज वन एरिया ऑफ इंडियन लाइफ सच एज एग्रीकल्चर एजुकेशन ट्रेड विलेज लाइफ। भारतीय जीवन किसी एक क्षेत्र जैसे कृषि शिक्षा व्यापार या ग्रामीण जीवन को चुनिए। देखिए औपनिवेशिक शासन ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया, यानी अंग्रेजों ने इनमें से किसी एक को बताना है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने परेशान किया। हाउ व्हाट इज अफेक्टेड बाय द कॉलोनियल रूल। कैन यू फाइंड एनी साइन ऑफ दोज चेंजेस स्टिल विद अस टुडे। एक्सप्रेस योर आइडियाज थ्रू अ शॉर्ट ऐसे, अ पोएम, अ ड्राइंग और अ पेंटिंग। तो आपको बच्चों बताना है, इसको मैंने यहाँ पे बता ही रखा है। तो लिखा है इसका आंसर कॉलोनिज्म इन इंडिया एग्रीकल्चर लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर किस तरीके से खेतों पर टारगेट किया गया था, खेतों के माध्यम से, वो पढ़ते हैं हम। तो लिखा है अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडियन एग्रीकल्चर अंडरवेंट मेजर चेंजेस। यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत से खेतों में बदलाव किए थे, है ना, बहुत परिवर्तन किए। लिखा किसानों को नील कपास अफीम जैसे नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये सब चीजें कहा गया कि तुम गेहूं चावल नहीं उगाओगे, तुम्हें उगाने हैं नील कपास और अफीम।
है ना। फार्मर्स वर एनकरेज और इन सम एरिया प्रेशर, उनको प्रेशर दिया गया टू ग्रो कैश क्रॉप्स, कैश मतलब जिससे पैसा आता हो, वही है, सच एज इंडिगो, कॉटन एंड ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, दैट वर यूजफुल फॉर कॉलोनियल रूट ट्रेड, या कुछ क्षेत्रों में दबाव डाला गया, ये फसलें ऑपरेटिंग व्यापार के लिए उपयोगी थी, तो व्यापार के लिए इनकी खेती करवाने लगे थे अंग्रेज लोग। ठीक है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 मेड जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, 1793 में स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी गई। यानी कि यहाँ पर भारत में क्या हुआ था, तो अंग्रेजों ने जो भारत में जो अमीर लोग रहा करते थे उनसे दोस्ती करके उनसे बोला कि आप लोग यहाँ के लोगों से टैक्स लो, क्योंकि अगर अंग्रेज लेंगे टैक्स तो वहाँ के लोग उनको मारेंगे, इसलिए उन्होंने दोस्ती कर ली थी जमींदारों से, और जमींदारों से कहा कि तुम अब अपने गांव के लोगों से टैक्स इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारे गांव के लोग हो, तुम अमीर हो तो तुम्हें वो दे भी देंगे, डर के कारण अगर हम मांग जाएंगे तो हमें मारेंगे भी, तो इसलिए उन्होंने जमींदारों को एक तरह से अपॉइंट किया और उनको बोला कि आप ले लो यहाँ से टैक्स। ठीक है, हाई रेवेन्यू डिमांड्स कुड प्लेस पेजेंट अंडर फाइनेंशियल प्रेशर एंड कंट्रीब्यूट टू द डेप्ट एंड लॉस ऑफ लैंड, यानी कि अधिक राजस्व की मांग के कारण किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ा, यानी कि उनके ऊपर पैसे के वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और उनको कर्ज और भूमि खोने की समस्या बढ़ सकती थी, उनकी जो अपनी ज़मीन थी वो अब जा सकती थी अंग्रेजों के हाथ में, क्योंकि उनको टैक्स नहीं होगा, तो जब वो टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी ज़मीन छीन लेंगे। तो लिखे द डेवलपमेंट ऑफ रेल्स आल्सो मेड इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रॉ मटेरियल टू द पोर्ट्स, रेलवे के विकास कृषि उत्पादों और कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान हुआ। तो बच्चों इस बीच में से कहाँ पर ऐसे किनारों बंदरगाहों पर, बंदरगाह क्या होता है, समुद्र का किनारा, तो वहां पर सामान पहुंचाने में ट्रेन के द्वारा बहुत ज्यादा आराम मिल गया। देखिए, एल्दो रेलवेज लेटर बिकम यूजफुल फॉर इंडियन सोसाइटी, देयर अर्ली डेवलपमेंट वाज क्लोजली कनेक्टेड विद कॉलोनियल ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यद्यपि बाद में रेलवे भारतीय समाज के लिए भी उपयोगी बनी, यानी इंडिया के लोग भी रेलवे इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन इसका प्रारंभिक विकास का संबंध औपनिवेशिक व्यापार और प्रशासन था, यानी इंडिया में जो ट्रेन लाया गया था वो अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाए थे, हम इंडियन के लिए नहीं लाए थे ये लोग। ठीक है, सम इशू कनेक्टेड विद कॉलोनियल एग्रीकल्चर सच एज रूरल डेप्ट, अनइक्वल लैंड रिलेशन एंड डिपेंडेंस ऑन कैश क्रॉप इन सर्टेन रीजन कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मतलब है कि इस तरीके से यहाँ पर आज़ादी के बाद भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही थी। मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए औपनिवेशिक कृषि से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे ग्रामीण कर्ज, गांव का कर्ज बढ़ता गया, असमान भूमि संबंध, यानी जो अमीर थे उनके पास बहुत खेत थे, जो गरीब थे उनका खेत नहीं था, या अंग्रेज छीन लेते थे। कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों पर निर्भरता है, कुछ लोगों को ये बोला गया कि आप कैश क्रॉप बनाओ और उसको बेचो ताकि हम आपसे पैसा लेते रहें, है ना। अंग्रेज लोग टैक्स भी लेते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी कुछ जगह पर ये बनी रही थी। तो आप लोग देख सकते हो, तो इसमें ये बनाया गया था, ये सब अंग्रेज लेके आए थे, हमारे लिए नहीं लेके आए थे, ये अपने लिए लेके आए थे। ट्रेन हो गया, चाहे कोई यहाँ पर कपास से क्या होता बच्चों, कपास से कपड़े बनते, तो वो लोग कपड़े बनवाकर दूसरे देशों में बेचा करते थे। कौन लोग बस बेचाते, तो अंग्रेज सब बेचा करते थे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या बोला गया है, इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर, मान लीजिए कि आप एक रिपोर्टर है ना, संवाददाता है। लिखा है कि राइट अ ब्रीफ न्यूज रिपोर्ट और रानी लक्ष्मीबाई रेजिस्टेंस एट झांसी, तो आपको झांसी में अंग्रेजों को रोकना है ना। तो इंक्लूड अ टाइमलाइन स्टोरी बेस्ड ऑन हाउ रेबेलियन बिगेन, स्प्रेड एंड एंडेड। तो आपको एक टाइमलाइन दो, यहाँ पे दे रखा है टाइमलाइन की, पहले यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। आपको ये टाइमलाइन बताना है कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने इन लोगों को रोका था। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसको दिमाग में रख लेंगे। इसको आपका ये होमवर्क, इसको आप खुद पढ़ेंगे। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर इनको दे रखा है कि वो पहले उत्तराधिकार का विवाद हुआ था 1853 में। क्या हुआ, तो इनका कोई अपना बेटा तो था नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा कि इनका बेटा राजा नहीं बनेगा, तो इनके लिए इनका विवाद हो गया था। वही यहाँ पर लिखा है दत्तक पुत्र, इसको दत्तक पुत्र कहते हैं बच्चों, है ना। तो आगे इंग्लिश में से कहते हैं एडॉप्टेड सन, तो उनका अपना बेटा था नहीं, इसलिए उनको राजा नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेज और इनके बीच में विवाद हुआ था। नेक्स्ट लिखा है मई 1857 में विद्रोह हुआ था, है ना, और विद्रोह ये झांसी तक पहुंचा। फिर इस टाइम पर भी घेराबंदी हुई और इस तरीके से बच्चों 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है 8 पर। तो 8 कुछ भी ऐसा है ये क्वेश्चन, लिखा है इमेजिन अल्टरनेट हिस्ट्री वेयर इंडिया वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अबाउट 300 एक्सप्लेनिंग हाउ इंडिया माइट हैव डेवलप्ड इट्स ऑन पाथ। तो बच्चों बताया गया है कि अगर इंडिया कभी अंग्रेजों गुलाम ना होता तो ये इंडिया कैसा होता, आपको बच्चों खुद पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हो इंडिया कुछ इस तरीके से यूनाइटेड होता है ना, जहां पर आज का जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो सब हमारा होता और इस तरीके से कोई यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इंडिया इवन बताऊं तो वो अमेरिका से भी ज़्यादा आगे निकल जाता है ना। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से इसको आगे होता है। आप इसको अपने आप पढ़ेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो वो 9 में बोला गया है भूमिका, है ना, यानी रोल प्ले करना इन एक हिस्टोरिकल डिस्कशन बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल एंड इंडियन पर्सनैलिटी लाइक दादा भाई नौरोजी ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो आपको ये यहाँ पर संवाद लिखना है कि अंग्रेज और ये जो इंडियन है दादा भाई नौरोजी, इनके बीच में क्या बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए, आपको अपनी मर्जी से लिखना है। तो बच्चों ये जो सवाल आ रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आपको एग्जाम के लिए मैं अगला वीडियो में लेके आऊँगा एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा कि किस तरीके से ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10th में क्या बोला गया है। तो बच्चों 10th में भी कुछ यही आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है जो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है ना, आपको एक रिपोर्ट बनानी है। देखो ये आपने जैसे चैप्टर में पढ़ लिया है कि यहाँ पर जंगल में जो लोग रहते हैं यानी आदिवासी लोग, उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो वही यहाँ पर दे रखा है झारखंड का, कौन कौन से इसमें नेता थे, इनकी क्या मांग थी, ब्रिटिश ने क्या उनको जवाब दिया। तो बच्चों आपको इसको खुद पढ़ना होगा और खुद समझना होगा, जैसा कि आपको मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो को समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।